कभी ये सोचा है कि सरकार किसी को कोई अपराध करने से पहले ही कैसे रोक सकती है? भारत में एक ऐसा कानून है जो सरकार को ठीक यही करने का अधिकार देता है। आज हम इसी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे एनएसए या रासुका भी कहते हैं, को करीब से समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये कानून है क्या और असल में जमीन पर कैसे काम करता है? आइए पता लगाते हैं। इस कानून को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी बिल्कुल बेसिक बात से, फिर देखेंगे कि डिटेंशन का ऑर्डर कैसे होता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, फिर एडवाइजरी बोर्ड का क्या रोल है और आखिर में फैसला कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस कानून की नींव से शुरू करते हैं। रासुका का जो मूल सिद्धांत है वो आखिर है क्या? इस पूरे कानून की जो नींव है वो है निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेना। मतलब ये हिरासत किसी किए हुए अपराध के लिए नहीं, बल्कि इस शक पर होती है कि वो व्यक्ति देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। तो इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है? हर मामले की शुरुआत एक ही चीज से होती है, डिटेंशन का ऑर्डर। तो सवाल ये है कि ये ऑर्डर दे कौन सकता है? ये शक्ति कुछ गिने चुने अधिकारियों के पास ही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें तो हैं ही, साथ ही कुछ खास हालातों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ये आदेश दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया जाए। कानून इसके लिए कुछ बहुत ही खास वजह बताता है, जैसे कि भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर में कोई बड़ी रुकावट आ रही हो, या फिर जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें कोई बाधा डाल रहा हो। ये वो आधार हैं जो सीधे सीधे देश की स्थिरता पर असर डालते हैं। तो जैसे ही डिटेंशन का ऑर्डर जारी होता है, उसके बाद एक तय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये है पूरे प्रोसेस का एक क्विक ओवरव्यू। डिटेंशन ऑर्डर से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक हर स्टेप में कुछ जरूरी सेफगार्ड और टाइमलाइंस हैं। चलिए इसके पहले कदम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसे हिरासत में लिया क्यों गया है, और कानून कहता है कि 5 से 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें डिटेंशन की वजह बतानी ही होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। और प्रोसेस यहाँ रुकता नहीं है। सरकार को 3 हफ्ते के अंदर ये मामला एक सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड को भेजना ही होता है। ये टाइम लिमिट ये पक्का करती है कि मामले की एक स्वतंत्र बॉडी से जल्द समीक्षा हो। अब हम आते हैं इस प्रोसेस के शायद सबसे अहम हिस्से पर, सलाहकार बोर्ड। ये बोर्ड एक तरह से सरकार की शक्ति पर एक जरूरी चेक का काम करता है। इस बोर्ड की विश्वसनीयता इसकी बनावट से ही आती है। इसमें 3 सदस्य होते हैं और ये सभी या तो हाईकोर्ट के जज होते हैं, या रह चुके हैं, या फिर जज बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। ये बात पक्का करती है कि मामले की समीक्षा कानून के विशेषज्ञ ही करें। तो ये बोर्ड असल में करता क्या है? इसका काम है मामले की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करना और ये तय करना कि किसी को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण यानी सफिशिएंट कॉज है भी या नहीं। एक तरह से ये एक इंडिपेंडेंट सेकंड ओपिनियन का काम करता है। और हाँ, इस बोर्ड के लिए भी एक डेडलाइन है। उन्हें अपनी रिपोर्ट 7 हफ्ते के अंदर देनी होती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी समीक्षा के लंबे समय तक हिरासत में न रखा जा सके। तो बोर्ड की रिपोर्ट आ गई। अब आगे क्या? अब हम इस प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां फाइनल फैसला लिया जाता है। नतीजा बिल्कुल सीधा है। अगर बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण है, तो सरकार डिटेंशन ऑर्डर को जारी रख सकती है। लेकिन अगर बोर्ड कहता है कि वजह काफी नहीं है, तो सरकार को ऑर्डर रद्द करके उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि इस कानून के तहत किसी को ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो कानून इसके लिए 12 महीने की एक सीमा तय करता है। ये बात इस पर जोर देती है कि ये कोई अनिश्चितकालीन हिरासत नहीं है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि सरकार के पास ये अधिकार हमेशा रहता है कि वो डिटेंशन के ऑर्डर को किसी भी समय रद्द कर दे या उसमें बदलाव कर दे। इसका मतलब है कि 12 महीने की अवधि कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की पूरी प्रक्रिया को देखा, डिटेंशन ऑर्डर से लेकर सलाहकार बोर्ड की समीक्षा तक।
ये सारी जानकारी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत और एक व्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के बीच वो नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए ज़रूरी है।